और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ जो चीन के इतिहास से संबंध रखता है और वह टॉपिक है मुक्त द्वार नीति। इसे हम उन्मुक्त द्वार की नीति भी कहते हैं, इसे हम ओपन डोर पॉलिसी भी कहते हैं, इसे हम खुले द्वार की नीति भी कहते हैं। तो चीन के इतिहास में इस खुले द्वार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी का बहुत ही महत्व है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, मुक्त द्वार नीति की बात करते हैं, यानी कि चीन में आराम से मुक्त होकर के व्यापार करना, एक बात में हम देखें तो इसका अर्थ यही निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुक्त द्वार नीति यह शुरू हुई थी 1899 में, लेकिन इसके होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई या उस समय ऐसा माहौल था, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट एक लिखा है जो इससे पहले की बातें कही है, तो ये पृष्ठभूमि के रूप में है। हमने देखा है, हमने पढ़ा था कि किस तरह ब्रिटेन ने चीन पर अपना विस्तारवादी नीति अपनाया था, किस तरह अफीम के द्वारा अफीम का नशा फैला करके वहां के लोगों को निष्क्रिय बना के वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्थिति पर अपना प्रभाव डाला था और इसके एवज में ब्रिटेन को फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसके विरोध में मंचू सरकार के द्वारा इन ब्रिटिशों का विरोध किया गया और युद्ध हुआ। हमने पढ़ा कि 2 अफीम युद्ध हुए। एक प्रथम अफीम युद्ध हुआ, कुछ दिनों के बाद तुरंत दूसरा अफीम युद्ध हो गया और प्रथम अफीम युद्ध में भी चीन हार गया था, दूसरे अफीम युद्ध में भी चीन हार गया। और इस हार के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन को बहुत सारे बंदरगाह मिले जो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दूसरी बात, यांगत्से नदी पे उसका पूरा अधिकार हो गया, उस पर व्यापार कर सकता था। इसके अलावा अब जो पुरानी विधि व्यवस्था थी उनके लिए कि आप कैंटन पे रह के ही व्यापार करोगे या आप इतने समय व्यापार करोगे या आप किसी के द्वारा व्यापार करोगे, जो एक संस्था होती थी व्यापार करने की, कोहाग, उसके द्वारा करोगे, ये सारी नियम व्यवस्था सब खत्म हो गई। और सेकंड ओपियम वार के बाद खुल करके ब्रिटेन अब व्यापार करने लगा और ब्रिटेन के साथ और भी बहुत सारे देश थे। हमने देखा है कि बहुत सारे देश थे, सभी ने खुल करके चीन में अपना व्यापार शुरू कर दिया और उससे अधिक फायदा कमाने लगे। इस तरह से जो है पहले ब्रिटेन का ये घटना कब की है, सेकेंड ओपियम वार 1858 में खत्म हुआ। उसके बाद सभी देशों ने चीन पर अपनी नजर गड़ा दी और जैसे भी हो उससे फायदा कमाने की, उससे फायदा लेने की कोशिश वो करने लगे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि रूस, जो पश्चिम की तरफ भी अपना साम्राज्यवाद का शिकंजा फैलाया हुआ था, भले वो उसमें असफल हो रहा था, उसने सोचा कि अब पूर्वी एशिया की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए और उसने क्या किया कि 3 जून 1896 को 3 जून 1896 में क्या किया, उसने रूस और चीन के साथ एक संधि कर ली। इस संधि के द्वारा उसने क्या किया, उसने चीन को कन्विंस किया कि अगर कभी तुम पर जापान का आक्रमण होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरना मत, क्योंकि जापान को एक बार चीन हरा चुका था, इसी दरमियान हराया था चीन को जापान ने। इसके अलावा उसने क्या कहा कि चूंकि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, जो चीनी बंदरगाह है
उसमें हमें व्यापार करने की छूट दोगे। चलो ठीक है, ये भी मिल गया। अब साइबेरियन रेलवे जो हमारा बन रहा है, ट्रांस साइबेरियन, वो मंचूरिया की तरफ से जाएगा। उसमें हमारे अधिकारी रहेंगे उस क्षेत्र में, हमारे सैनिक रहेंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की बात है। भाई हम रेलवे बिछा रहे हैं, कहीं तुम्हारे विद्रोही आके उखाड़ के फेंक ना दे, इसलिए हमारे आदमी रहेंगे, हमारे सैनिक रहेंगे, हमारे अधिकारी रहेंगे। चलो ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मनचाही बातों पर चीनी सरकार से रूस ने अपनी सहमति ले ली। उसने जब जापान के साथ शिमोनोस्की की संधि हुई थी, तो मैंने बताया कि एक बहुत अधिक उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े थे, $50 लाख देना पड़ा था। इतना तो चीनी सरकार के पास था नहीं। तो रूस ने क्या किया कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए हेल्प करूंगा, और इसके लिए उसने हेल्प किया। क्या हेल्प किया था? फ्रांस से दिलवाया था पैसा चीन को, वो एक गारंटर के रूप में रूस खड़ा था। तो इस तरह से एक प्रकार का एहसान चीन पर रूस ने लाद दिया था और अपना फायदा देखने लगा था। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से रूस ने चीन पर अपना शिकंजा जमाया। दूसरा हम देखते हैं जर्मनी का शक्ति विस्तार। 1898 में क्या हुआ? जर्मनी भी इस क्षेत्र में आ गया कि भाई हमें भी चाहिए। क्यों? शिमोनोस्की की संधि में तुम्हारा इतना सारा क्षेत्र हाथ से निकल गया था। लियोतुंग निकल गया, फार्मोसा द्वीप निकल गया, कोरिया मंचूरिया जो भी निकल के जापान के पास चला गया था, वो हमने छुड़वा दिया ना जापान से। तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ब्लैकमेल जिसको कहा जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि किस तरह चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जापान जीत गया था, शिमोनोस्की की संधि हुई थी। बहुत सारे प्रांत जो जापान को मिले थे, उसको इन पश्चिमी देशों ने, इन यूरोपीय देशों ने आगे बढ़कर चीन को लौटवा दिया था, जापान के हाथ से लेकर के, उसका जीता हुआ था। तो इसके बदले में क्या किया जाए? चीन ने कहा ठीक है भाई, ये बात तो सही है, तुमने मेरी तो बड़ी मेहरबानी की है, तो ठीक है ऐसा करो, शिंगताओ नाम का जो बंदरगाह है वो मेरे नाम करो, 99 साल का पट्टे पे दो। ठीक है। कियाओ चाओ नाम का एक द्वीप है, वो मुझे दे दो। ठीक है भाई, वो भी देते हैं। इसी समय क्या था कि चीन में 2 जर्मन के पादरियों की हत्या हो गई थी। ये भी उन लोग का एक मिल गया बहाना कि भाई ये तो बहुत गलत काम किया, इसके लिए तुम्हें क्षतिपूर्ति देना होगा, तुम बहुत गलत किए हो, तुम हमारे धर्म के जो हमारे पुजारी हैं, या हमारे क्या कहें उसे, जिन पर हमारी आस्था है, उसको यहाँ पे उनका मर्डर हो गया, उसकी हत्या हो गई, ये तो बहुत गलत बात हुआ, तो इसके लिए भी तुम्हें क्षतिपूर्ति देनी होगी। चीन उसके लिए भी तैयार था। हाँ भाई गलती हुई है, तब तो मुझे जुर्माना भरना ही पड़ेगा, हर्जाना देना ही होगा। इसके अलावा उसने वो जो बंदरगाह लिए थे तिन सिंह, वो उस बंदरगाह को, इसको ऐसे हम जान सकते हैं, सिंह, सिंह, हाँ, ये जो बंदरगाह है, इसे सिंह ताओ जो ये बंदरगाह जो मिला उसे, इससे ये चूंकि बंदरगाह है तो इसे हमें मरम्मत कराना पड़ेगा, इसे हमें, इस पे बहुत सारे खर्च होंगे। तो इन खर्च को पूरा करने के लिए ये खर्च कौन देगा? यह खर्च चीन देगा। चीन इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन का शक्ति विस्तार। ब्रिटेन तो पहले ही से चीन में कब्जा किए हुए था, लेकिन जब उसने देखा कि रूस और जर्मनी इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, तो हम कैसे रहे, उसने भी आगे बढ़कर कहा कि वी नाम का जो प्रदेश है वो हमें दिया जाए। ठीक है, वो मिल गया। अब हमें यांगत्से नदी जो था, यांगत्से,
यांगत्से नदी, इस पर जो है हमारा अधिकार रहेगा। इस पर सिर्फ हम इस पर व्यापार करेंगे, इस पर किसी दूसरे का अधिकार ना हो। ठीक है, ये भी मिल गया। इसके अलावा वहां पे एक संस्था थी जो आयात निर्यात जो होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसका टैक्स का निर्धारण करती थी। तो उस संगठन में हमेशा एक ब्रिटेन का सदस्य तो होना ही चाहिए। उस बात पर भी मंजूरी हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि हांगकांग और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वह भी ब्रिटेन को दे दिया जाए। चलो, वो भी पास हो गया। अब हम क्या देखते हैं, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन ने अपना पूरा फायदा उठा लिया। अब आती है फ्रांस की बारी। फ्रांस ने भी क्या किया, हनान प्रांत हमारा, उस पर किसी का अधिकार मत दी। ठीक है, यूनान नाम का एक वहां पे जगह है, वो भी हमारा है, उस पर भी वहां के खान वहां हमारा होगा। वहां पे जो भी प्राकृतिक संपदा है उस पर हमारा अधिकार होगा। इसके अलावा अमान से लेकर के जो हमारा भी एक रेलवे लाइन बन रहा है वह दक्षिण चीन तक जाएगा। इस बात पर भी चीन को मंजूरी देनी होगी और चीन ने मंजूरी दी। क्यों? क्योंकि चीन की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी, वह आंतरिक रूप से बहुत ही दुर्बल हो गया था, जिसके कारण उसे इन सब की बातों को मानना पड़ा। वह किसी का विरोध नहीं कर सकता था। अब जापान क्यों पीछे रहे? जैसा कि हमने बताया कि जापान भी साम्राज्यवादी नीति का समर्थक हो गया था और वह भी इसका अनुकरण करना चाहता था। उसने चीन पर आक्रमण किया था, चीन को हरा दिया था, यह उसकी साम्राज्यवादी नीति ही थी। तो जापान ने चीन से कहा कि देखो भाई, हम तुम पर आक्रमण एक बार तो हरा दिए हैं और फिर कोई खतरा ना हो, इसीलिए मेरी भी बात सुनो तुम। चीन ने कहा कि हाँ भाई, जापान को भी संभालने के लिए कुछ उसे देना चाहिए। उसने क्या किया कि फार्मोसा द्वीप के पास एक फुकेन नाम का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास किसे करना है? जापान को। तुम ही जाओ वहां पे, जो भी तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है या तुम्हें फैक्ट्री लगाना या उद्योग धंधे या खान, जिस क्षेत्र में भी आर्थिक क्षेत्र का पूरा भाग जो है वो हम तुम्हें ही देते हैं। तो इस तरह जापान भी खुश। अब इटली ने देखा कि जब इन लोगों को इस तरबूज में बड़ा बड़ा हिस्सा मिल रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं, वह भी पहुंच गया। लेकिन इसे बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसने जो तर्क दी, जो दलील दी, जो भी इसके पास था धमकी, वह कुछ काम नहीं किया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि इतने समय के बीच 1899 से पहले चीन की जो स्थिति थी वह ये थी, साम्राज्यवादी जो व्यवस्था थी वह चीन पर इस तरह हावी थी। हो गया। अब आते हैं हम मुक्त द्वार नीति पे। इसमें क्या हुआ, जब ये सब काम हो रहा था उस समय अमेरिका जो था वह स्पेन के साथ युद्ध में व्यस्त था, जिसके कारण वह यहाँ पे तरबूज बंटवारा में वो भाग नहीं ले पाया था। तो उसने क्या किया, जब ये सब हो गया, जब उसे फुर्सत मिला, वह स्पेन को हरा दिया और उसे फिलीपींस का जो क्षेत्र है वो मिला। अब वो इधर उसकी रुझान बढ़ गई, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका की जो संबंध था वो कभी खराब नहीं था। बहुत हद तक अमेरिका के साथ ही चीन का संबंध ठीक ठाक था, क्योंकि अमेरिका ने उसे बहुत बार आर्थिक सहायता भी दी थी। उसके उद्योग धंधों को, उसके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने उसका साथ दिया था। लेकिन इतने समय आते आते हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत आते आते अमेरिका में भी काफी औद्योगिक विकास हो गया था, वहां पर भी डेवलपमेंट जो होता वो पूरा हो गया था। अब वहां भी उद्योग धंधे में जो उत्पादन हो रहा था
उसको बेचने के लिए उसे भी बाजार की आवश्यकता थी। तो ऐसे में उसे भी कुछ करना था। इसी समय अमेरिका में विदेश सचिव हुए 1898 में जॉन हे। उसने अमेरिका के उत्थान के लिए या अमेरिका के कल्याण के लिए एक नीति बनाई, क्योंकि उसका भी ध्यान था कि अरे चीन में तो बड़ा सा फायदा कमा रहा है, हम लोग तो वहां पे अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, कैसे वहां तक पहुंचे कि हम लोग भी फायदा कमाए अपने देश के लिए। तो ये जो उसकी सोच थी, उसी का एक मूर्त रूप था ओपन डोर पॉलिसी, मुक्त द्वार की नीति। उसी ने मुक्त द्वार नीति का प्रतिपादन किया और 6 सितंबर 1899 को रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इन सबों को ज्ञापन भेजा कि भाई यहाँ पे हम लोग खुले व्यापार की नीति या उन्मुक्त द्वार की नीति अपनाएंगे। क्या किसी को आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ब्रिटेन को बहुत मजा आया, हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से अमेरिका भी चीन में आ गया। उसका कहना था, उसने यह दिखाया कि हम लोग चीन को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम लोग तो चीन का बहुत भला करने आए हैं। इसलिए हमने ये नीति बनाई है, इस नीति का प्रतिपादन किया है चीन के लिए, क्योंकि इससे चीन का भला होगा। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका चीन का बहुत बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन अगर सच पूछे तो ऐसी बात नहीं थी। जितनी बातें हुई उन्मुक्त द्वार नीति में, उसमें कहीं भी चीन की अखंडता की बात नहीं कही गई, कहीं भी चीन की प्रभुसत्ता की बात नहीं कही गई। इस तरह से क्या पता चलता है कि वह एक दिखावा था, और इस दिखावे के अंतर्गत मुख्य क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से इन यूरोपीय देशों को अपना फायदा कमाना, अमेरिका को अपना आर्थिक लाभ बढ़ाना, और चीन को बस यह बताना कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए ये जो बंदर बाट वाली जो स्थिति आ गई थी कि ये हमें दे दो, ये तुम ले लो, ये हमें दे दो, ये तुम ले लो, ये बांट दो, ये ले लो, ये दे दो, ये जो स्थिति चल रही थी, यह थोड़े दिन के लिए रुक गई। और यह अलग बात है कि चीन का आर्थिक दोहन जो है वह खूब खुल के होता रहा। इसका हर चीज का अच्छा या बुरा परिणाम होता है, तो इसमें भी कुछ अच्छा परिणाम निकल करके आ गया। वह क्या था? उस समय की सरकार को यह समझ में आया कि भाई ये सही में ये यूरोपीय देश तो हमारा फायदा उठा दे हमसे और हमें कमजोर कर रहे हैं, यह जो है हमारी दुर्बलता का प्रतीक है। तो इस तरह से ये मुक्त द्वार नीति अपनाई गई, और हम ये बता रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया। ये जो मुक्त द्वार की नीति का प्रतिपादन हुआ 1899 में जॉन हे ने किया। उसने इस जो प्रतिवेदन जो बनाया नीति, जो भी इसका रूल रेगुलेशन बनाया, वो क्या था? उसमें था सभी देशों को वहां चीन में व्यापार करने की छूट मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र पर जर्मनी ने अधिकार किया हुआ है, कुछ पर ब्रिटेन ने अधिकार किया है, कुछ पर रूस ने अधिकार किया। तो इन सभी क्षेत्रों पर सभी व्यापार करने आ सकता है, सभी के जहाज आ जा सकते हैं, सभी के व्यापारी आ जा सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वो क्षेत्र उसका है तो उसमें वही व्यापार करेगा। ठीक है, किसी देश को, चीन जो है किसी देश को विशेषाधिकार नहीं दे कि नहीं तुमको तो टैक्स नहीं लगेगा, तुम रूस होना, नहीं तुमसे तुम टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपके लिए जितने भी यूरोपीय देश जो वहां पे व्यापार करने के उद्देश्य आए हैं, सबके लिए नियम कानून बराबर होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई ग्राउंड नहीं दीजिएगा जिससे यह जो शर्त है उसका उल्लंघन हो।
तीसरा हम क्या देखते हैं, पट्टे वाले जो प्रदेश थे, जैसे कि हमने बताया कि सिंगताओ जो है ये 99 साल के पट्टे पे दिया गया था, या हम इसका बात, ब्रिटेन के पास बहुत सारे पट्टे के प्रदेश थे। तो इन प्रदेशों पर और उन प्रदेशों पर जिस पर पट्टा नहीं दिया गया है, उन प्रदेशों पर भी जो है उसकी दर जो है वह समान होगी, समान होगी उसकी दर। वहां पे जो व्यापार का जो भी टैक्स होगा, चुंगी होगी, वह समान होगी। और सभी देशों के व्यापार पर जो है बराबर चुंगी लगेगी। समझे, सभी देशों का जो बाहर से जो जहाज जाता है उस पे जो सामान आते हैं, किनका सामान आया है, किस व्यापारी का सामान, उस पे चुंगी लगता है। चुंगी टैक्स का एक प्रकार है। तो सबके लिए बराबर होगी। ये नहीं कि फ्रांस से आया है तो उसको ज्यादा लग जाएगा, चीन रशिया से आया है तो उसको कम लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये जो चुंगी वसूली होगी, बंदरगाह पे चुंगी वसूली होगी, वह कौन करेगा? ऐसा नहीं कि बंदरगाह ब्रिटेन को मिला है तो ये ब्रिटेन ही करेगा उसका चुंगी वसूल, नहीं, चीन करेगा। चीन चुंगी वसूल करेगा। इससे ये भी दिखाया कि देखो तुम्हारे कितने शुभचिंतक हैं चीन। दूसरे देशों के जहाज से बंदरगाह खर्च बराबर हो। जैसे कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे आया जहाज, मान लीजिए कि रूस के बंदरगाह से जो चीन के अंदर है, वहां से फ्रांस के बंदरगाह पर आया है कोई जहाज, तो ऐसा नहीं कि तुम बाहर से आए हो तो तुम्हारा जो बंदरगाह खर्च अलग होता था वो अलग होगा, क्योंकि बंदरगाह का तो देख रेख उन लोग खुद करता था, जिसका बंदरगाह है वो करता था। तो इसके लिए भी क्या कहा कि सबसे बराबर तुम पैसा लो, सबसे बराबर जो भी लेना है, तुम्हारी जो भी दर है वह बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह के नियम बना करके इन यूरोपीय देशों ने क्या किया, अपनी स्वार्थ सिद्धि की, अपने लिए कमाने का, फायदा कमाने का, अपनी स्थिति को मजबूत करने का उसने काम किया, ना कि चीन की राजनीतिक स्थिति को या चीन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उसका कोई प्रयास था। तो इस तरह से हम देखते हैं मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई, और इसके बाद ही जो है चीन में जागरूकता आई, क्योंकि इतने सारे देश जो चीन में घुस गए थे, वहां पे बहुत सारे विदेशियों का आना जाना लगा हुआ रहता था। इससे क्या होता था कि यहाँ के जो लोग थे वह इनके संपर्क में आते थे, और इनके संपर्क में आने से उनमें जो है जागरूकता या जागृति या पाश्चात्य शिक्षा, ये सब का आगमन हुआ, और ये जागरूक हुए और अपने चीन को मजबूत बनाने के लिए राह पकड़ लिए। तो इस तरह से यह मुक्त द्वार नीति जो है यही है। धन्यवाद।